रायगढ़ नाम के एक गांव में पूनम नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे जो कि बेहद ही गरीब थे। उन्हें अक्सर पूनम की शादी की चिंता सताती रहती। लेकिन कहते हैं ना कि जन्म, मृत्यु और शादी ये सब तो ऊपर से लिखा हुआ आया होता है। एक रोज उस गांव में सरकारी काम से एक सरकारी अफसर आया। उसने जब खूबसूरत पूनम को देखा तो उस पर मोहित हो बैठा और अपने मन में सोचने लगा। लोग सच ही कहते हैं, असली खूबसूरती तो गांव में ही होती है। अनुभव ने उसके मजदूर पिता से उसका हाथ मांगा और पूनम के पिता ने शादी के लिए झट से हाँ कर दी। आखिर वो कौन सा पिता है जो अपनी बेटी की सरकारी अफसर से शादी नहीं करना चाहेगा। फिर दोनों की शादी हो गई और अनुभव उसे लेकर शहर अपने घर आ गया। पहले तो उसके घर वालों ने उनका विरोध किया, लेकिन फिर बेटे की मर्जी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। सही है, गरीब देवरानी आई है, अब इससे घर का सारा काम करवाया जा सकता है। गरीब घर की लड़की पूनम शादी कर अमीर ससुराल आ तो गई, लेकिन उसमें और उसकी अमीर जेठानी में काफी अंतर किया जाता था। दरअसल बड़ी बहू अंकिता की शादी में सरला देवी को खूब दान दहेज मिला था, लेकिन पूनम एक जोड़ी में ही ससुराल आई थी, जिस वजह से सरला अक्सर उसे ताने देती थी। ऐसे ही एक रोज त्योहार के वक्त अंकिता के घर से खूब सामान आया, जबकि पूनम के घर से कुछ नहीं आया। ना जाने किन कंगलों के घर ब्याह कराया मेरा बेटा, तीज त्योहार पर भी कुछ नहीं भेजता इसका बाप। माँ जी, बाबूजी की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो इतनी दूर नहीं आ पाए। तेरे और तेरे बाप के सब बहाने जानती हूं मैं। चल जा, अब जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर, फिर बर्तन धोकर मेरे पांव दबा देना। जी माँ जी। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, हर काम बेचारी पूनम को ही करना पड़ता था, जबकि अंकिता किसी काम को हाथ नहीं लगाती। फिर एक रोज पूनम अपनी जेठानी से, दीदी मुझे अपने पिताजी को एक फोन करना है, क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकती हूँ? दरअसल मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस इसीलिए तो मुझे इन गरीबों से नफरत है। यहाँ आई नहीं कि आते ही मांगना शुरू कर दिया। कोई जरूरत नहीं है उस भिखारी से बात करने की, जा अब काम कर। बेचारी पूनम रोते हुए काम पर लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान अपने पिता की ओर ही था। फिर एक रोज उसके गांव से फोन आता है कि उसके पिता की मौत हो गई। बेचारी पूनम बचपन से माँ के बिना रही, तब से उसके पिता ने ही उसका पालन पोषण किया। दरअसल पूनम की माँ का देहांत जल्द ही हो गया था, जिस कारण पूनम अक्सर माँ के प्यार के लिए तरसती रही। वो सोचती थी कि ससुराल जाकर अपनी सास से वो प्यार पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरला देवी अक्सर उसे खरी खोटी सुनाती रहती। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था जिससे वो अपना दुख बांट सके, सिवाय उसके पति अनुभव के, लेकिन वो भी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता। एक दिन अंकिता चिल्लाते हुए, अरे मेरे रूम में अभी तक कॉफी क्यों नहीं आई? ये पूनम कहाँ मर गई? माँ जी देखिए ना, अब क्या सुबह की कॉफी के लिए भी दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा? रुक, अभी बताती हूँ उस गरीब को। सरला फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर एक बाल्टी में भरती है और बेचारी पूनम के ऊपर गिरा देती है। तुझ महारानी को यहाँ बेड पर पड़े पड़े खाने को नहीं देने वाली मैं। चल खड़ी हो और उठकर घर का काम कर। वो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सब ड्रामे ना कहीं और जाकर करना। चल उठ और काम पर लग जा। तुझ गरीब को मैं यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। लेकिन तभी वहां अनुभव आ जाता है और वो अपनी पत्नी के प्रति अपनी माँ और भाभी का ऐसा बर्ताव देख गुस्से में आ जाता है। माँ, उस बेचारे की तबीयत कितनी खराब है, देखो तो वो कैसे कांप रही है, और तुम उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रही हो। वो तो अच्छा हुआ मैं अपना फोन घर पर भूल गया और मुझे सारी सच्चाई पता चल गई, नहीं तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि तुम इसके साथ कैसा बर्ताव करती हो। अब मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर में नहीं रहूंगा। अनुभव डॉक्टर को फोन करके बुलाता है। वो पूनम को इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देता है। 2 दिन बाद अनुभव पूनम को लेकर सरकारी क्वार्टर में रहने चला जाता है। अंकिता बहू तो बड़े घर की लड़की थी, इसलिए वो तो कोई काम करती नहीं, जिसकी वजह से अब सरला को ही सारा काम करना पड़ता। अब उसे अपनी गरीब बहू की अहमियत समझ आने लगी। एक रोज सरला की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो घर के काम करती रही और सोचने लगी, मेरी छोटी बहू जब से इस घर में आई थी तब से उसने मुझे एक काम नहीं करने दिया। सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया, और एक अंकिता बहू है जिसे मेरी पड़ी ही नहीं। काम करने के बाद सरला अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई, जहां उसका बदन बुखार के मारे बुरी तरह तप रहा था। ओफो, पहले एक काम वाली घर से चली गई,
तो अब ये दूसरी काम वाली यहाँ बिस्तर पर बीमार पड़ गई। बहुत जोरों की भूख लगी है, एक काम करती हूँ, आज बाहर से ही अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर लेती हूँ। अंकिता अपने कमरे में बैठकर आराम से टीवी देखते हुए पिज्जा खा रही होती है, जबकि सरला अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई होती है। तभी पूनम और अनुभव वहां आ जाते हैं। माँ जी, आपको तो कितनी तेज बुखार है, सुनिए जी, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। पूनम तब तक सरला के सर पर पानी की पट्टियां रखती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर उसे दवाई देता है। फिर पूनम उस दिन वहीं रुककर अपनी सास के लिए खाने में खिचड़ी बनाती है और साथ ही उसके हाथ पांव दबाती और समय समय पर दवाई देती, जबकि बड़ी बहू अंकिता अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती और अपने कमरे में आराम करती। सरला को अब अपनी गलती का एहसास हो गया। जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वो तो हीरा निकली, और जिसे हीरा समझकर अपने सर का ताज बनाया वो तो असल में पत्थर निकली। पूनम बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, आप हमारे साथ चलिए। पूनम और अनुभव सरला को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पूनम उसकी खूब सेवा करती है। कुछ दिनों में अनुभव का प्रमोशन हो जाता है और उसे रहने के लिए एक बहुत बड़ा सरकारी बंगला मिलता है, जिसमें खूब नौकर चाकर होते हैं। अब गरीब बहू पूनम आराम से अपने पति के और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगी, जबकि बड़ी बहू अंकिता के पति की नौकरी चली गई और उसके पिता का बिजनेस भी डूब गया, जिसके चलते अब उसे गरीबी में रहकर गुजारा करना पड़ा। साथ ही अब घर के सारे कामकाज उसी को करने पड़ रहे थे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कब वक्त का पहिया घूम जाए किसी को नहीं पता। हस्तिनापुर गांव में शंकर अपने 2 बेटों और पत्नी के साथ कच्चे मकान में रहता था। शंकर के घर की हालत कुछ ऐसी थी कि बस 2 वक्त की रोटी का गुजारा ही निकल पाता था। शंकर अपने बेटों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनते देखना चाहता था, इसीलिए वो दिन भर ईंट की भट्टी में मेहनत मजदूरी करता। उसका बड़ा बेटा अरुण जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो अब कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। अरे ये तू कैसी बात कर रहा है अरुण? इतने सालों तक खुद को ईंट की भट्टी में जलाकर मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि तू भी मुझ जैसा काम करे। अरे मैं तो चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी करे, 2 पैसे कमाने के लिए मेरी तरह मजदूरी ना करे। और तू नौकरी के लिए शहर जाने वाला था ना, फिर क्या हुआ? पिताजी, शहर जाने के लिए खर्चा ज्यादा है, वहां जाने का किराया, रहने के लिए किराए का घर, राशन पानी, इन सब का खर्चा बहुत ज्यादा है। जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक इन सब के लिए हम गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो इन सब बातों पर ध्यान मत दे और शहर जाने की तैयारी कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरुण के शहर जाने के लिए शंकर अपनी थोड़ी सी जमीन को बेच देता है और उन पैसों को अरुण को दे देता है। शहर पहुंचकर अरुण नौकरी की तलाश में जुट जाता है और 2 महीने बाद उसकी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाती है। उस कंपनी के मालिक की बेटी रिया वहां की मैनेजर थी। वो एक अमीर और घमंडी लड़की थी। अरुण का लंबा चौड़ा कद और गोरा रंग देखकर रिया उसकी दीवानी हो जाती है। ओहो वाओ, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है, टॉल एंड हैंडसम। रिया उसके पास जाती है और बोलती है, हाय हैंडसम, न्यू ज्वाइनिंग, एम आई राइट? जी, आज मेरी ज्वाइनिंग है। क्या आप मुझे बता सकती हैं मैनेजर जी का कैबिन कहाँ है? मैं ही इस कंपनी के मैनेजर हूँ और ये कंपनी मेरे डैड की है। लेट्स गो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ। कुछ ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रिया को अरुण से प्यार हो जाता है। अरुण भी रिया को चाहने लगा था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो चुप रहा। लेकिन आखिरकार एक रोज रिया अरुण को प्रपोज कर देती है। अरुण, आई लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं एक गरीब हूँ और तुम अमीर खानदान से हो। हम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह लूंगी। रिया अपने घर वालों से बात करती है, लेकिन रिया के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे, जिसके चलते रिया उनसे बगावत करके अरुण से शादी करके उसके घर, उसके गांव आ जाती है। भैया, ये आप शहर से किसे ले आए हैं? माँ, पिताजी, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये आपकी बहू रिया है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। अरुण की खुशी के लिए उसके गरीब परिवार वाले रिया को अपना लेते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने कमरे में जाने लगते हैं।
तो राहुल उनका दरवाजा रोकते हुए कहता है, भाभी मुझे पहले पैसे दो तभी अंदर जाने दूंगा मैं। हाँ उफ, दिखा दी ना आखिर अपनी गरीबी वाली आदत। अमीर लड़की देखी नहीं कि पैसे मांगना शुरू। एक तो वैसे ही मैं इतनी थकी हुई हूँ, ऊपर से ये दरवाजा रोक कर खड़ा हो गया। तुम गलत समझ रही हो रिया, ये तो बस एक रस्म निभा रहा है और उसी का नेक तुमसे मांग रहा है। रिया उसको पैसे देकर कमरे में जाती है तो अरुण कहता है, तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। भाभी ये रहा आपका कमरा। ओ गॉड, मैं यहाँ रहूंगी? इस कमरे की हालत तो झुग्गी झोपड़ी से भी गई गुजरी है। इससे अच्छे घरों में तो मेरे घर के नौकर ही रहते थे। यहाँ ना तो कोई इंटीरियर है ना ही कोई लुक, ऊपर से ये खटारा पंखा पता नहीं बाबा आदम के जमाने का लगता है। पता नहीं तुम सब इतनी गर्मी और गरीबी में कैसे एडजस्ट करते हो। वो अपने देवर को गरीबी के ताने दे रही होती है कि तभी वहां अरुण आ जाता है तो वो चुप हो जाती है। अगले दिन रिया नहा धोकर आती है तो उसकी सास उससे कहती है, नहा गई बहू, चल आज तेरी पहली रसोई है तो अब जल्दी से कुछ मीठा बना दे। रिया किचन में जाती है तो वहाँ मिट्टी का चूल्हा जल रहा होता है और खाना बनाने के लिए कुछ बर्तन थे। हे भगवान, ये किचन देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ससुराल हड़प्पा संस्कृति में जी रहा है। रिया गुस्से में हलवा बनाती है और अपने ससुराल वालों को खाने के लिए देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में ही एक कंपनी खुलती है जहां अरुण नौकरी पर लग जाता है। अरुण जब घर पर नहीं होता तो रिया अपने ससुराल वालों को गरीबी के खूब ताने देती। एक रोज जब उसकी सास पूजा करने बैठती है तो रिया उस पर चिल्लाते हुए कहती है, सासू माँ, आपको पूजा के लिए यही टाइम मिलता है क्या? जब घर के कामकाज का टाइम होता है तो आप पूजा करने बैठ जाती हो। ये सब ढोंग बाद में करना, और ये लो अभी ये सब्जी काटो। और पिताजी, आप निकम्मों की तरफ पड़े हो, ये नहीं कि बाजार जाके सब्जी ही ले आऊं। और राहुल, तू जाकर पानी भर ला। पढ़ने का ड्रामा ना कर, बाद में करियो। जब से आई हूं तुम सबकी तो ऐश हो गई है। अरुण जब घर पर नहीं होता तो रिया उन सबसे खूब काम लेती और अरुण के आने पर खुद बेचारी बनकर घर के काम करने लगती। कुछ महीनों बाद रिया गर्भवती होती है। ये सब सुनकर सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। उन सबको खुश होता देख रिया उन सबसे कहती है, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस गरीबी में मैं जी रही हूँ उसमें मेरा बच्चा भी जिए, इसलिए मैं अरुण के साथ शहर शिफ्ट हो रही हूँ। मेरे डैड ने हम दोनों को शहर बुलाया है। रिया, तुम मेरे माता पिता से मुझे अलग करना चाहती हो? बचपन से मेहनत करके उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और अब जब उन्हें मेरी जरूरत है तो तुम मुझे उनसे अलग कर रही हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो फिर सड़ते रहो तुम यहीं, मैं तो चली। रिया अपना सूटकेस उठाकर जाने लगती है। तभी रिया की सास उससे कहती है, ठहर बहू, अरुण भी तेरे साथ जाएगा। चला जा बेटा, नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे कि हमने तेरा घर तोड़ दिया। इसके बाद दोनों शहर आ जाते हैं। शहर आकर रिया की जिंदगी अच्छी खासी कटने लगी, लेकिन अरुण उदास रहने लगा। उसे रह रहकर अपने गरीब परिवार की याद सताने लगी। ऐसे ही समय गुजरा और रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। अरुण, अरुण, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने उसे गोद में नहीं खिलाया। रिलैक्स रिया, हमारा बच्चा अभी यहीं था। हो सकता है कि नर्स ले गई होगी, मैं अभी जाकर पता करता हूँ। कुछ देर बाद नर्स बच्चे को लाकर रिया को देती है। अपने बच्चे को गोद में लेकर रिया बहुत रोती है, जिसके बाद उसे एहसास होता है और वो सोचती है, कुछ देर के लिए भी मैं अपने बच्चे को खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर पाई तो अरुण के माता पिता उसके बिना कैसे रहते होंगे। तभी अरुण वहां आ जाता है तो रिया रोते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है, अरुण, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे मेरे घर, मेरे ससुराल ले चलो अरुण। उसके बाद रिया अपने बेटे को लेकर ससुराल आती है और सबसे अपने किए की माफी मांगती है। सासू माँ, पिताजी, राहुल, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई अपने सुख के लिए। मैंने आपको आपके बेटे से अलग कर दिया, लेकिन माँ बनके मुझे एहसास हुआ कि अपनों से दूर रहने के बाद कैसा लगता है। मेरा बच्चा अब इसी घर में खेलेगा जहां वो अपने दादाजी के कंधों पर बैठकर पूरे गांव में घूमेगा और अपनी दादी से खूब लाड पाएगा और चाचू के साथ खूब खेलेगा। मैं जानती थी बहू कि एक दिन तुझे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। जो भी हुआ उसे हम सब ने भुला दिया और तू भी भूल जा और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। इसके बाद रिया अपने ससुराल वालों के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगती है और वहाँ के हर तौर तरीके सीख जाती है।